हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत अंग्रेजी संगम HSC संगम पर हार्दिक स्वागत है, जहां पर सरल, सटीक व प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना हमसफ़र अमरीश कुमार द्विवेदी। और आज मैं आपके लिए वर्णमाला का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। आप आज के इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, इस कक्षा का आरंभ करते हैं ठीक वहीं से जहाँ पर इस टॉपिक को हम लोगों ने कल छोड़ा था। तो आइए देखते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि एक्चुअली हम लोग स्वरों का विभाजन कर रहे हैं, और स्वरों का विभाजन 4 आधारों पर कर रहे हैं। उच्चारण काल के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर दूसरा था होठों की आकृति के आधार पर, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज हम लोगों को पढ़ना है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। कल मैंने आपसे कहा था कि स्वर वर्ण के भेद या स्वर के प्रकार, ऐसा सवाल जब भी पूछता है तो या तो किसी न किसी आधार पर देता है और या तो बिना आधार का देता है। तो जब बिना आधार का देगा तो हमें क्या आंसर करना है, ये हम आगे बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि अगर आधार पर स्वर के प्रकार पूछता है तो जिस आधार पर पूछेगा उस आधार से संबंधित तथ्य को अपना आंसर मानिएगा। ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार पूछता है तो 3, होठों के आधार पर स्वर के प्रकार पूछता है तो 2, जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछता है तो भी 3, और आज पढ़ते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के प्रकार। तो हम आंसर करेंगे क्या, 4। ठीक है। जब भी आपसे पूछता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं तो आंसर होगा 4। अब कहेंगे सर ये आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, या आगे का विषय है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले श्रम को प्रयत्न कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पढ़ेंगे प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, उसमें एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। फिर आभ्यंतर प्रयत्न के भेद, फिर बाह्य प्रयत्न के भेद बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और घबराइएगा नहीं, है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं। जब तक ये मेरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। ठीक है। तो जब पढ़ेंगे प्रयत्न तो डिटेल में आपको हम प्रयत्न के बारे में समझाएंगे। अभी सीधे इस पॉइंट पर आते हैं कि आपसे पूछेगा आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। उन चारों का नाम क्या है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग को यही जानना है कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं और समृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं और अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। और विवृत स्वर किसे कहते हैं, इसमें कौन सा स्वर आता है। इन चारों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो एग्जाम में ना बड़ा कन्फ्यूजन होगा। रटिए मत, समझिए इसको। अगर रटना ही है तो फिर आपको मुझे या किसी भी यूट्यूबर, किसी भी टीचर को सुनने की क्या आवश्यकता है यार। बुक्स में तो दिया हुआ है, रट्टा मान लीजिए ना। लेकिन मुझे पता है और आपको भी भली भांति पता है कि रटा हुआ ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहता नहीं है। इस नाते आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शक के सानिध्य में पढ़ना चाहते हैं तो रटिए नहीं, समझिए। ठीक है। तो आइए, 4 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं, ये चारों हैं। बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है समृद्ध स्वर। ठीक है। समृद्ध का क्या मतलब होता है, देखिए रटना है तो रट लीजिए कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे इ, ई, उ, री, रट लीजिए। किताब में दिया है लेकिन भूल जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए समृद्ध का मतलब समझ लीजिए ना, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। समृद्ध का मतलब समझ लीजिए,
समृद्ध का मतलब समझ लीजिए, समृद्ध का मतलब समझ जाएंगे तो वही समृद्ध होगा 11 में से। अगर आपको समृद्ध का मतलब पता चल जाए तो फिर 11 में से कौन समृद्ध है ये आराम से आप जान लेंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो समृद्ध को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप संधि पढ़े होंगे, मुझे पता है कि आप एक बार पूरा चैप्टर पूरा पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि समृद्ध शब्द में संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। और जब आप समृद्ध का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आंसर होगा सम प्लस वृत्त। सम माने होता है क्या, बताइए, समान, या आप कहेंगे बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, सम माने समान नहीं होता, सम माने बराबर भी नहीं होता, होता है लेकिन वो दूसरा सम होता है। ये देखिए, ये दो सम है, एक सम ये है और एक सम ये है। फर्क समझ में आ रहा है? दोनों का उच्चारण समान है लेकिन दोनों का लिखावट अलग है। इस सम के मुंह पे हलंत नहीं है और इस सम के मुंह पे हलंत है। लीजिए, एक पंथ दो काज पढ़ रहे हैं वर्णमाला, और आपका सम श्रुति भिन्नार्थक, जिसे इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं, उसका भी एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। आपके पाठ्यक्रम में सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी है। कौन सा शब्द? सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, माने जो सुनने में समान हो लेकिन वास्तव में भिन्न हो, उनके अर्थ भिन्न हो। तो ये भी सम दोनों समान सुनाई पड़ रहा है, लेकिन चूंकि दोनों की लिखावट में हल्का सा फर्क है इसलिए दोनों के अर्थ में भिन्नता है। इस नाते इन दोनों को सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और जिस सम का मतलब आप समान या बराबर जानते हैं वो ये वाला सम है। इस सम का मतलब होता है समान या बराबर। तो फिर इस सम का मतलब होता है अच्छी तरह। इस सम का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह। इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं प्रॉपरली, इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? प्रॉपरली। तो ये सम का मतलब होता है इक्वल या सेम, और इस सम का मतलब होता है प्रॉपरली, यानी कि ये है समान और ये है अच्छी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है ना, ये अच्छी तरह वाला सम है। और वृत्त माने क्या होता है, चलिए बताइए। वृत्त माने, हाँ बता दीजिए, सर्किल, यही कहेंगे ना, वृत्त माने सर्किल, वृत्त। तो भाई साहब, वृत्त माने सर्किल नहीं, गोला गोला नहीं। आप कहेंगे सर वृत्त माने सर्किल होता है, वृत्त माने गोला होता है। नहीं, वो देखिए, वो ये होता है, ये देखिए, ये हिंदी है, ये व्याकरण है। ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो पूर्णांक में पूर्णांक लेकर आएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लड़के कहते हैं हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या है, हिंदी तो हम परीक्षा जब डेट डिसाइड होगा उसके 15 दिन पहले पढ़ करके भी पास हो जाएंगे, और ऐसे ही लड़के डिस्क्वालीफाई होते हैं। आप बताइए हिंदी क्या जानते हैं? बताइए, अगर जानते हैं तो दोनों का अर्थ बताइए। क्या आप इन दोनों का अर्थ जानते थे? क्या आप ये चीज़ जानते थे? नहीं जानते थे। ईमानदारी से अगर आप बताएंगे तो आप यही बताएंगे, सर हम इन दोनों का अर्थ नहीं जानते थे, इसका अर्थ जानते थे लेकिन इसका नहीं जानते थे। मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दोनों का क्या अर्थ है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हिंदी इतनी आसान है, अगर आपको लगता है कि हिंदी 15 दिन पढ़ करके पास हो जाएंगे, हिंदी के लिए किसी अच्छे टीचर की ज़रूरत नहीं है, किताब सफिशिएंट है, तो बताइए। तो एक्सेप्ट कीजिए और मेहनत कीजिए और आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपको हम शर्मिंदगी नहीं महसूस करवाएंगे। इधर देखिए, ये दोनों भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में समान सुनाई पड़ रहा है ना। वृत्त हल्का सा फर्क है लेकिन अर्थ में भिन्न है। इसका मतलब होता है सर्किल, जिसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, सर्किल, वो वृत्त ये है। ये देखिए, व्री आधा त पूरा त, और यहाँ व्री के बाद सीधे त, आधा त नहीं है। तो कहेंगे सर इस वृत्त का मतलब होता है कवर्ड। क्या होता है? कवर्ड माने ढका हुआ, समझे? अच्छा लग रहा है? आप सोच रहे हैं सब तो कमाल है। हाँ, हम कमाल हैं, बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो ये वृत्त और ये वृत्त, इस वृत्त का मतलब अगर पूछा जाए तो ढका हुआ, और इस वृत्त का मतलब पूछा जाए तो जो आप जानते हैं, गोला। ठीक है, तो आ जाइए वापस अपने टॉपिक पर वापस आ जाइए। और अपने टॉपिक पर जब आप वापस आएंगे तो सम माने क्या पता चला? अच्छी तरह। और वृत्त माने क्या पता चला? ढका हुआ।
तो ऐसे स्वर, क्योंकि हम समृद्ध स्वर पढ़ रहे हैं ना, और किस आधार पर पढ़ रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय अच्छी तरह ढका रहता है। सम माने अच्छी तरह, वृत्त माने ढका रहता है। क्या ढका रहता है? मुख विवर। मुख विवर माने, ये विवर माने क्या होता है? विवर माने होता है द्वार, दरवाजा। विवर माने, विवर लिखा है ना मुख विवर, तो विवर माने क्या होता है? विवर माने होता है द्वार, जिसे आप इंग्लिश में डोर बोलते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी कि मुख का द्वार अच्छी तरह ढका रहता है। तो मुख का द्वार अच्छी तरह ढका होने का मतलब न के बराबर खुला होना, और न के बराबर खुले होने का मतलब सबसे कम खुलना। इसीलिए किताबों में लिख दिया गया कि जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। और अगर आप इस तरीके से समझें, तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जो रट के गए वो भूल भी जाता है, तो फिर आप को ये समझ वहां पे बचा ले जाएगा, क्योंकि आप समझ के रटे हैं ना। मैंने कल भी कहा था कि रटने से मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन समझिए फिर रटिए, खाली मत रटिए, खाली रटे जा रहे, है ना। तो कुल मिला जुला करके थोड़ा पेशेंस रखिएगा, नहीं तो कहेंगे सर कितना समझाते हैं। अच्छा आप बताइए, खाली रटने से ना एक इंफॉर्मेशन मिलता है, और समझने से एक पे एक या दो या तीन फ्री मिल जाता है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? अगर आपको मैं समृद्ध स्वर के बारे में सिर्फ इतना बताया होता कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ये, तो आप सिर्फ समृद्ध स्वर के बारे में जानकारी पाते हैं। लेकिन जब मैंने समझाया तो आपको समृद्ध स्वर के बारे में जानकारी तो मिली ही मिली, प्लस सम और सम इस श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ भी पता चल गया, वृत्त और वृत्त इस श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ भी पता चल गया। तो एक पे दो फ्री मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप बताइए कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है ना? हाँ, एक पे दो फ्री मिल रहा है। कभी कभी एक पे तीन, मतलब एक चीज पढ़ेंगे दो तीन चीज आपको एक्स्ट्रा उसकी जानकारी हो जाएगी। इसलिए मेरी पढ़ाई तो ऐसे ही है। तो भैया अब आप बोल के देख लीजिए, आपके पास टोटल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अब हमको बोल करके देखिएगा। अच्छा, मुख विवर का मतलब यही है। मुख विवर, मुख का मतलब क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में सब मुख विवर है, बीच में जो पड़ता है ना। मुख का मतलब पहले बताइए। अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है मुख का मतलब बताओ, तो वो ये बताता है, अरे ये मुख नहीं है, ये होठ है। तब क्या करें? नहीं सर मुख ये है। नहीं ये मुख नहीं है, ये तो मुख का बाह्य आवरण है। तो सर मुख क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन पांचों को मिला करके जो चीज बनता वो मुख है। इन पांचों का समूह मुख है। फिर से सुनिए, कंठ, ऊपर तालु, फिर उसके आगे मूर्धा, फिर उसके आगे दांत, और फिर इसके आगे ओष्ठ। इन पांचों का ग्रुप, इन पांचों का समूह मुख कहलाता है। तो जब मुख विवर की बात होती है तो सिर्फ इसकी बात नहीं होती है। यहाँ से लेके अंदर जाते जाते आप कंठ तक पहुंचेंगे तो बीच में जो मार्ग मिलता है ना, जिस मार्ग से आप खाना निगलते हैं, पानी निगलते हैं, ये सब मुख विवर में आएंगे। तो अब आ जाइए वापस, कहा भाई जिसके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुले। अब आप बोल के देख लीजिए, जिसको बोलने में सबसे कम खुलेगा वो आपका समृद्ध स्वर हो जाएगा। तो आप जब बोलेंगे ना तो आप वाकई में आपको ये मिलेगा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री। बोल के देखिए, ई उ री, मतलब इन पांचों को बोलने में आपको अपना मुख इतना कम खोलना पड़ता है, इतना कम खोलना पड़ता है कि अगर ना भी खोलिए तो भी लगभग बोल ले जाएंगे। देखिए हम बंद किए मुख, फिर भी बोल देंगे ई उ री। और किसी को बोल के दिखाइए, इतना ही बंद करके किसी और स्वर को बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब क्या? सबसे कम मुख खुलता है इन पांचों को बोलने में। तो ये पांचों हो गए आपके समृद्ध स्वर। ठीक है। सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है, तो 3 इसमें से रहेगा। निम्न में से
कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है, जब ये सवाल पूछेगा तो 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा, मतलब वो तीनों होंगे और एक डिफरेंट दे देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अर्ध समृद्ध स्वर पे। दूसरा है ना, पहला हम लोगों ने समृद्ध स्वर पढ़ लिया, अब दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर में लिखा हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्वर कितने 11, और 11 में से कितने निकल गए 5। क्यों निकल गए? क्योंकि इन पांचों का तो, समझ रहे हैं ना, इन पांचों का तो समायोजन किसमें हो गया, ये पांचों कहां चले गए? समृद्ध में। अब आपके पास कितने बचे? 6। अब उन 6 में से बताइए कौन अर्ध समृद्ध है? तो कहा जिसको बोलने में समृद्ध से थोड़ा अधिक, देखिए मैं हाईलाइट किया हुआ हूं, समृद्ध से थोड़ा अधिक, मतलब समृद्ध को बोलने में, मतलब इनको बोलने में आपका मुख जितना खुल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा जिसको बोलने में खुलेगा वही अर्ध समृद्ध है। तो जब आप बोलिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, प्रैक्टिकल का मतलब आप बोलते समय अपने होठ को कंसंट्रेट करिएगा। कल मैं जीवा के आधार पर जब स्वर के भेद पढ़ा रहा था तो वहाँ जीवा को कंसंट्रेट करने के लिए बोला था। आज मैं होठ आभ्यंतर प्रयास यानी कि मुख विवर के आधार पर कह रहा हूँ। तो जब आप बोलिएगा तो मुख विवर को आप कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना ताम झाम करने की क्या आवश्यकता, सीधे मैं रट्टा मार लेता हूँ, तो रट्टा मार लीजिएगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब वो अस्थाई ज्ञान नहीं है, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अगर वो इतना अच्छा होता तो मुझे इतना पसीना बहाने की क्या जरूरत पड़ती है, आप बताओ। मैं भी सीधे वही लाइन बाय लाइन जो किताबों में लिखा है पढ़ा देता, रटा देता, इतना पसीना तो नहीं होता। लेकिन मुझे पसीने की परवाह नहीं होती है, कभी भी नहीं रही है। 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी पसीने की परवाह नहीं की है। मैंने अगर परवाह की है तो सिर्फ आपकी, कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं ताकि एग्जाम में गलती ना हो। चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो जब आप देखेंगे ना तो इनको बोलने में जितना खुल रहा है उससे थोड़ा ही ज़्यादा इनको बोलने में खुलता है। समझ में आ रहा है? मतलब इनको बोलने में जितना आपका मुख खुलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इनको बोलने में खुलता है। तो अर्ध समृद्ध स्वर सिर्फ 2 ही हैं, ए ओ। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि भैया अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितना बताइएगा? 2। या निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध समृद्ध स्वर है? तो इन दोनों में से जो होगा ऑप्शन में वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया। अब है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत का मतलब, अब आप देख रहे हैं ना, आरोही क्रम में गाड़ी चल रही है। आरोही क्रम माने असेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े क्रम। तो सबसे कम इसमें, उससे ज्यादा इसमें, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा इसमें हो जाएगा, और फिर इससे ज्यादा इसमें हो जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। तो समृद्ध में सबसे कम, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा जिसमें खुले वो अर्ध समृद्ध। अब अर्ध समृद्ध से थोड़ा जिसमें ज्यादा खुलेगा वो अर्ध विपरीत। कॉमन सेंस की बात है, वही मैंने लिखा भी है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक, मतलब इनको बोलने में जितना खुले उससे थोड़ा अधिक जिसको बोलने में खुलेगा वही अर्ध विपरीत होगा। तो जब आप बोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों आपके अर्ध विपरीत स्वर हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यार बेवजह। कई किताबों में ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना यार अपने तथ्य को लेकर के। कई बार लड़कों ने मेरे इस नोट का खिलाफत किया है, लड़कों ने विरोध किया है, लड़कों ने कहा कि सर आप गलत लिखा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा सर ये अर्ध विपरीत नहीं होगा। हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि सर किताब में एक किताब है उसमें अर्ध विपरीत खाली दुइयठ दिया है, आए औ। फिर से सुनिए, उन्होंने क्या, लड़कों ने क्या कहा कि सर एक किताब है और वो बहुत पॉपुलर किताब है, उसमें अर्ध विपरीत खाली दुइयठ दिया है, आए औ। हमने कहा भाई साहब 100% गलत है। अब लड़के तो लड़के ना, लड़के किताब पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि भैया किताब भी इंसान के द्वारा ही लिखी जाती है, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। तो आंख बंद करके आप विश्वास मत किया कर लिया कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट के मुताबिक है वो तो सही है,
अगर कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं है तो गलत है, भले वो किताब है, भले किसी ने लिखा है, कॉन्सेप्ट से बढ़ के नहीं हो जाएगा। तो मैंने बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, कई बार समझाया। और जब बच्चे कंप्लीटली एग्री कर गए, पूर्णतया सहमत हो गए कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, अभी ये हर्ष और छोटा ये भी होगा अर्ध विपरीत, तब जाकर के वो मेरी बात माने और फिर किताब को गलत किया। और वही लड़के किताब जिस पब्लिकेशन की है उस पब्लिकेशन में फ़ोन लगा करके उसको सुझाव दिए। चूँकि आप जानते हैं ना किताब वाले जो है फर्स्ट पृष्ठ पर ही सुझाव मांगते हैं कि अगर आपको इस किताब से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारे ही बहुत सारे लड़कों ने, खैर छोड़िए वो सब बातें, लेकिन इस बात को लेकर के श्योर रहिएगा कि ये भी आपका अर्ध विपरीत स्वर है ना। तो अर्ध विपरीत स्वर 3 होते हैं, अ, ए और औ। तो कितने स्वर पढ़ लिए? 5, 2, 7 और 3, 10। कितना बचा? सिर्फ एक बचा, और वो क्या बचा? दीर्घ आ, यानी कि बड़ा आ। तो अब जो एक बचा और इधर भी एक बचा, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा आ कौन सा स्वर हो जाएगा? विपरीत स्वर। और विपरीत स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो अर्ध विपरीत से जिस ज्यादा खुले, वही मैंने लिखा है कि भैया जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर अर्ध विपरीत से थोड़ा अधिक, भाई ऊपर से नीचे यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में चल रहा है ना, देखिए सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा, या कहें कि अर्ध विपरीत से ज्यादा। तो अर्ध विपरीत से ज्यादा कहे या सबसे ज्यादा कहे, है ना, वो विपरीत हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि भाई जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है वो कौन सा स्वर कहलाता है? तो विपरीत स्वर वाला ऑप्शन सही होगा। या ये पूछे कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर अर्ध विपरीत से थोड़ा अधिक खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर विपरीत स्वर हो जाएगा। विपरीत स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना बताइएगा? 1 बताइएगा। क्लियर है ना? तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा भाई साहब, नहीं तो कंफ्यूज होंगे यार। अभी कल आप पढ़े थे, कल पढ़े थे ना कि अग्रस्वर, तो याद कीजिए अग्रस्वर में आप क्या पढ़े थे? अग्रस्वर में आप छोटी ई, बड़ी ई और ए आई पढ़े थे और री पढ़े थे। और आज क्या पढ़ रहे हैं कि समृद्ध स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा। तो मतलब छोटी ई बड़ी ई के साथ एक जगह ए है और छोटी ई बड़ी ई के साथ एक जगह ऊ है। अब आप एग्जाम में यही कंफ्यूज होते हैं कि ई के साथ ऊ कहाँ है और ई के साथ ए आई कहाँ है। समझ रहे हैं ना? तो ई के साथ ए आई कहाँ है? अग्र स्वर में। और ई के साथ ओ कहाँ है? समृद्ध स्वर में। तो आप इस तरीके से क्यों दिमाग खपा रहे हैं? क्यों रट्टा मार करके अपना दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं? एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए छुट्टी पा जाइए। इसलिए मैं हमेशा समझने का पक्षधर रहा हूँ, हमेशा कॉन्सेप्ट का पक्षधर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने अब जाकर के हिंदी वर्णमाला में शामिल जो 11 स्वर हैं उनका संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से स्वरों से संबंधित सवाल हल करेंगे ना तो धड़ाधड़ कर ले जाएंगे। या किसी भी ईयर का, किसी भी एग्जाम के किसी भी ईयर का, किसी भी एग्जाम के किसी भी वर्ष का पेपर सॉल्व करेंगे, स्वर से संबंधित अगर सवाल आया है तो आप निस्संदेह उसको हल कर ले जाएंगे। अगर मेरा ये तीनों वीडियो, आज चौथा वीडियो है, अगर आप रेगुलरली देखें, ठीक है। आज थोड़ी उमस ज़्यादा है, आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, आपको देख के लग रहा होगा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ इस गर्मी की वजह से। तो आज बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आज थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप। मुझे भी दुख हो रहा है, मैं भी चाह रहा था कि कम से कम आधा घंटा पढ़ाएं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब अनुमति नहीं दे रही है बॉडी और आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो के साथ ये अध्यापन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं जल्द ही क्या मतलब अगला वीडियो बस कल फिर से आ जाएगा, और कल वाला वीडियो लंबा रहेगा। मतलब आज जो मैंने कमी करी है, आज तो फिलहाल कुछ नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाया क्योंकि गर्मी, आप वाकई बताइए, मतलब एकदम कंडीशन नहीं है पढ़ाने की, फिर भी मैंने इतना पढ़ाया सिर्फ इसलिए ताकि गैपिंग ना होने पाए, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें।
तो आज मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतने से ही एडजस्ट कीजिए। कल मैं एक लंबा सा वीडियो, आज वाला हिस्सा भी कल मैं ऐड कर दूंगा। तो कल एक बड़ा सा वीडियो, अच्छा सा वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का अगर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। अच्छा लगे हो वीडियो, अगर अच्छा लग रहा हो, सिर्फ एक दिन का मत देखा करिए ना, तीसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, पहला पार्ट देखिए। अगर आप नियमित देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आज जुड़ रहे हैं तो लास्ट के वीडियोज़ आप देखिए। अच्छा लग रहा हो तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब वर्ण विचार से संबंधित मेरे सारे वीडियोस जब तक आप पढ़ नहीं लेते, सारे लेक्चर्स आप अटेंड नहीं कर लेते, तब तक मेरे बारे में किसी भी प्रकार की धारणा मत बनाइएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि मेरे पढ़ाने का सिस्टम अलग है। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, खिचड़ी नहीं पढ़ाता हूँ कि आप ये सोच रहे कि अरे सर तो कंठ स्वर बताइए नहीं किए, आ कंठ स्वर होता है, मुझे भी पता है आ कंठ स्वर होता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा ना यार। हर चीज़ का एक स्टेप होता है। जब तक आप स्टेप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे टीचर्स को भी देखता हूँ, कोई सिस्टम ही नहीं है। जब मन किया तो वर्ण विचार पढ़ा दिया, वर्ण विचार पढ़ा दिया तो भैया कहा आज मैं अलंकार पढ़ाऊंगा, अलंकार पढ़ा दिया। अलंकार खत्म हुआ तो कहेंगे आज मैं समास पढ़ाऊंगा। कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसी पढ़ाई से आपका कॉन्सेप्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा और आप हमेशा एग्जाम में परेशान रहेंगे। लेकिन जब आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड होगा। आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आया वो बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन चुनौतियों को भी पार कर जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और जिस दिन वर्ण विचार चैप्टर समाप्त होगा मेरे द्वारा, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिएगा। किसी भी प्रैक्टिस सेट, किसी भी पेपर में अगर वर्ण विचार से सवाल आया होगा तो आपसे तो कम से कम नहीं गलत होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।